नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर एस वर्ड्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है जादुई कहानियां, शानदार एक्शन और रोमांच से भरपूर कहानियां यहीं पे मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो ज़रूर जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियोस की, नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पोस्ट वहीं पे होती है। डिस्क्लेमर, ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका किसी भी स्थान और वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हमारे चैनल पर जितने भी स्टोरियाँ है वो सिर्फ मेरे द्वारा एडिट की गई है। ऐसे किसी भी स्थान या काल्पनिक वास्तविक जीवन से ना जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। एपिसोड 1036। मार्तंड के प्रति शिवम का मन बहुत उलझन में था। वह कोई ऐसा शुद्ध खलनायक नहीं था जैसा कि मदन था। उसके दिल में अभी भी थोड़ी सी नैतिकता बाकी थी। शिवम ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर लेट गया। वह एक एक कदम चलकर देखेगा। चूंकि मार्तंड ने खुद पहल करके दरवाजे तक आया था तो शिवम को चुनौती स्वीकार करनी ही थी। उसी दोपहर रेहान और वमनराव हेवन गेट की ओर दौड़े। उन्हें भी मार्तंड के आने की खबर मिल चुकी थी। इस बार हेवन गेट आने का मकसद भी साफ था। वे शिवम की मदद करने आए थे। कमरे में 3 लोग एक मेज पर बैठे। मार्तंड बहुत ताकतवर है। वह कई साल पहले ही मार्शल सेंट रियल्म के उन्नत चरण में कदम रख चुका था। उस दौर में भी वह एक असाधारण शख्स था, रेहान ने कहा। वमनराव ने हल्का सा सिर हिलाया और बोले, बात तो ऐसी है कि मार्तंड हमारा सीनियर है। रहस्यमयी क्षेत्र के प्रकट होने से पहले वह वाकई एक दुर्लभ ताकतवर योद्धा था। शिवम चुप रहा। वह मार्तंड की ताकत को बखूबी जानता था। जब समय आएगा मैं तुम्हारे साथ मार्तंड से लड़ूंगा, रेहान ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, शिवम ने सिर हिलाकर मना किया। रेहान सीनियर, मुझे मार्तंड से डर नहीं लगता। बस मैं उसे मारना नहीं चाहता। ये शब्द सुनकर रेहान और वमनराव एक दूसरे की ओर देखने लगे। मार्तंड को मारना नहीं चाहता। ये शब्द वाकई में बहुत घमंड भरे थे। अगर दोनों सीनियर्स मेरी मदद करना चाहते हैं तो क्यों न तुम मेरे साथ दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र जीतने चलो, शिवम ने सुझाव दिया। उसने रेहान की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। शिवम ने रेहान की कहानी भी सुनी थी। उस समय रेहान भी दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के खिलाफ खड़ा था, लेकिन बाद में वह पीछे हट गया। शिवम को यकीन था कि रेहान के दिल में अभी भी एक विद्रोह की आग जल रही थी। पहले मौजूदा मसले को निपटाएं, रेहान ने धीरे से सिर हिलाया। शिवम ने कड़वाहट भरा मुस्कान दी। लगता था कि मार्तंड उनके दिलों में वाकई बहुत ताकतवर था। यहाँ तक कि रेहान, जो मानता था कि शिवम अजेय है, अब उसे भी भरोसा नहीं था। शिवम ने जल्दबाजी नहीं की। हेवन गेट के चारों दरवाजे खुले थे। शिवम वहां शांतिपूर्वक मार्तंड के आने का इंतजार कर रहा था। मार्तंड के आने से पहले हेवन गेट के आसपास पहले से ही कई योद्धा छिपकर ताक में थे। कोई भी इस अनोखी लड़ाई को मिस नहीं करना चाहता था। अगले कुछ दिनों में शिवम रोजाना आंगन में झाड़ू लगाता और चाय पीता। जब कुछ न होता तो वह पक्षियों के साथ खेलता और हल्की सी गुनगुन करता, मानो वह समय से पहले रिटायर हो चुका हो। शिवम का ये बेपरवाह रवैया स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने सोचा था कि शिवम पूरी ताकत से जुटकर लड़ाई की रणनीति और तैयारियां करेगा, लेकिन किसे पता था कि शिवम इतना निश्चिंत होगा। 2 और दिन बीते। हेवन गेट के प्रवेश द्वार पर एक आकृति प्रकट हुई। ये शख्स लंबा था और उसका चेहरा दृढ़ था। वहां खड़ा वह ऐसा लग रहा था मानो एक अटल पर्वत हो। यह कोई और नहीं बल्कि मशहूर मार्तंड था। अंधेरे में छिपे लोग पहले से ही अपनी अपनी जगह चुन चुके थे, डरते हुए कि कहीं वे इस महान लड़ाई को मिस न कर दें। मार्तंड आ गया। जितना मैंने सोचा था उससे भी जल्दी। ये महान लड़ाई आखिरकार शुरू हो गई। पता नहीं कौन ज्यादा ताकतवर है, पुरानी पीढ़ी के शीर्ष मार्शल सेंस या नई पीढ़ी के बेजोड़ जीनियस। कुछ लोगों ने तो सट्टेबाजी का मंच भी खोल लिया और दांव लगाने लगे। मार्तंड प्रवेश द्वार पर खड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह भी जल्दबाजी में अंदर नहीं गया। वह बस वहां खड़ा शांतिपूर्वक इंतजार कर रहा था। सेक्ट लीडर, बड़ी मुसीबत है। मार्तंड आ गया। एक शिष्य भागते हुए आया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। शिवम ने अपने हाथ में झाड़ू रख दी और धीरे से बुदबुदाया, जो आना था वह आ ही गया। ये कहकर उसने पहाड़ी द्वार की दिशा में देखा और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। दरवाजे पर खड़ा मार्तंड भी उसी समय शिवम की ओर देख रहा था। भले ही दोनों के बीच काफी दूरी थी, उस पल उनकी नजरें टकरा रही थीं।
शिवम ने जैसे ही अपनी जगह बदली, वह पलक झपकते ही मार्तंड के सामने पहुंच गया। दोनों के बीच 5 मीटर से भी कम दूरी थी, एक लंबा और एक छोटा, एक बूढ़ा और एक जवान, जो एक तीखा विरोधाभास बना रहे थे। उनकी नजरें मिली और दोनों लंबे समय तक चुप रहे। मार्तंड, तुम आखिरकार आ गए, आखिरकार, शिवम ने पहले बोलना शुरू किया। मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा, और क्या? तुम्हें अपने दिल में पता है कि तुम और मेरे बीच एक लड़ाई तो होनी ही थी। शिवम ने भौहें सिकुड़ी और बोला, मार्तंड, एक सीनियर के तौर पर, कौन सही है और कौन गलत, क्या तुम्हें नहीं पता? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मार्तंड इस विषय पर बहुत उत्तेजित हो गया। वह ठंडे स्वर में बोला, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र के लिए काम करता हूं। शिवम ने आह भरी और कहा, मार्तंड, तुम्हें पता है कि अभी तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। ये शब्द सुनकर सभी हैरान रह गए। हालांकि वे दूर थे, ये शब्द सबके कानों में गूंज गए। वे डर के मारे चकित थे, उनकी जीभ जैसे नीचे नहीं उतर रही थी। शिवम इतना आत्मविश्वास और घमंडी था। पुरानी पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों का सामना करते हुए वह ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था? हाँ, बिल्कुल, सबकी नजरों के सामने मार्तंड ने सिर हिलाकर शिवम की घमंड भरी बात को स्वीकार कर लिया। इससे सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मार्तंड ने वाकई स्वीकार कर लिया कि वह शिवम से कमजोर है। ये कैसे संभव था? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, शिवम ने अपने हाथ पीछे करके धीरे से कहा। मार्तंड ने आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी ताकत वाकई सामान्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा है, लेकिन लड़ाई में पल पल बदलाव होता है। अंत तक कोई नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा। शिवम की भौहें और सिकुड़ गईं। वह मार्तंड की ओर देखकर बोला, तुम्हें ठाकुर परिवार के लिए इतना क्यों करना पड़ता है? बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा सेक्ट नष्ट नहीं करना चाहता, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम का चेहरा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ऐसे में मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। शिवम के शरीर से एक दुर्लभ ठंडक निकल रही थी। मार्तंड ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपने पैरों को हिलाया और उसका शरीर तेजी से बाहर निकल गया। शिवम ने भी बिना देर किए उसका पीछा किया। जल्दी, दोनों ने जगह बदल ली है, जल्दी पीछा करो। अंधेरे में छिपे लोग लहर की तरह उमड़ पड़े और तेजी से पीछे चले गए। जल्द ही दोनों एक खाली जमीन पर पहुंच गए। मार्तंड ने जैसे पहले से ही जगह चुन रखी थी। ये जगह एक बंजर भूमि की तरह थी, जहां कोई इंसान नहीं था। शिवम ने मार्तंड को ठंडी नजरों से देखा और बोला, क्या तुम अपने लिए कब्रिस्तान चुन रहे हो? पता नहीं ये किसकी कब्र होगी, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा। और बात करने की जरूरत नहीं, मुझे दिखाओ कि नई पीढ़ी का जीनियस कितना दम रखता है। ये कहकर मार्तंड के शरीर से ऊर्जा फट पड़ी। उसकी मांसपेशियां तुरंत फूल गईं और उसका पहले से ही मजबूत शरीर और भी मोटा हो गया। मार्तंड के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को देखकर शिवम थोड़ा हैरान हुआ। ये कहना होगा कि मार्तंड की ताकत बाकी मार्शल सेंट से कहीं ज्यादा थी। इमॉर्टल क्रेन को छोड़कर वह शायद शिवम का सामना करने वाला सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी था। शिवम, अगर तुम आज मर गए तो मुझे दोष मत देना, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा और अपने मजबूत शरीर के साथ शिवम की ओर बढ़ा। उसकी तेज गति ने हवा के झोंके पैदा किए। एक सांस के समय में मार्तंड शिवम के सामने पहुंच गया। शिवम ने भी लापरवाही नहीं की। उसने अपनी मुट्ठी कसी और उसका स्वागत किया। बस एक मुक्के से जमीन कांपने लगी। धूल और धुआं फव्वारे की तरह उछलने लगा। बैंग बैंग बैंग। दोनों ने कोई शानदार जादू नहीं किया। वे अपनी ताकतवर देह पर भरोसा करते हुए टकरा रहे थे। हर टक्कर ऐसी थी जैसे आसमान में बम फट रहा हो, कान फाड़ देने वाली। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों मुक्कों का आदान प्रदान कर लिया। सब लोग हैरान रह गए। इतनी तेज गति से नंगी आंखों से कुछ देखना मुश्किल हो रहा था। कितना ताकतवर, किसी ने चिल्लाकर कहा। लगता है दोनों बराबर हैं। शिवम ने अभी अभी मार्शल सेंट रियल में कदम रखा है, फिर भी वह एक उन्नत चरण के मार्शल सेंट के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन हमेशा उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इस लड़ाई के बाद शिवम का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। बूम! सबके चर्चा करने के बीच एक और मुक्का टकराया। दोनों हवा में ठहर गए और उनकी मुट्ठियों के बीच आग की लपटें टकरा रही थीं। डिवाइन बॉडी वाकई अपने नाम के लायक है, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने गहरे स्वर में कहा, तुम्हारी ताकत भी मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। बकवास की जरूरत नहीं, जल्दी खत्म करते हैं। मार्तंड ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और एक कदम पीछे हटा। शिवम ने मार्तंड को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी सबसे ताकतवर तकनीक पता है। अपनी स्टार पिकिंग हैंड का इस्तेमाल करके लड़ो। तुम्हें संभालने के लिए उसकी जरूरत नहीं, मार्तंड ने चिल्लाकर कहा। उसने दोनों हाथों से सूर्य और चंद्रमा की मुहर बनाई। दोनों मुहरें आपस में टकराईं और रथ की तरह शिवम की ओर लुढ़कने लगीं।
सूर्य और चंद्रमा की मुहर एक चक्की की तरह थी, जो आसमान और सूरज को ढक रही थी और शिवम की ओर बढ़ रही थी। सब लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, डरते हुए कि कहीं वे प्रभावित न हो जाएं। शिवम ने लुढ़कती मुहर को देखा और अब अपनी ताकत छिपाने की हिम्मत नहीं की। वह जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फट पड़ी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। एब्सोल्यूट बिगिनिंग सैक्रेड फिस्ट। शिवम ने अपनी मुठियां लहराईं। उसकी बाहों का हर जोड़ चमक रहा था। दोनों की चालें खुली और ताकतवर थीं। एक ट्रांस में ऐसा लग रहा था जैसे वे एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हों, जहां हजारों सैनिक और घोड़े दौड़ रहे हों। बूम! दोनों तकनीकों की टक्कर ने इस बंजर भूमि को तुरंत धूल में मिला दिया। सूर्य और चंद्रमा की मुहर टूटने लगी, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर चारों ओर बिखर गई। बैंग बैंग बैंग! जो लोग समय पर नहीं हट सके, उनकी आत्मा तुरंत छिन गई। रिहान और वमनराव ने तुरंत कार्रवाई की और अपनी दैवीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए सभी को बचाने की कोशिश की और एक आपदा को टाल दिया। टूटी हुई सूर्य और चंद्रमा की मुहर को देखकर मार्तंड गुस्से में चिल्लाया। उसने अपनी दोनों लोहे की मुठियां टकराईं और उनके बीच एक भयानक चमक फट पड़ी। वह चमक एक अजीब दृश्य में बदल गई और एक प्राचीन और भव्य दृश्य शिवम की ओर कुचलने लगा। ये एक सच्ची महान दैवीय शक्ति थी, जिसे शिवम, रिहान और बाकियों ने अभी तक समझा नहीं था। वह दृश्य महान बल की ऊर्जा को हिला रहा था और ये बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे एक असली दुनिया पूरी तरह से शिवम के शरीर पर कुचल रही हो। पल भर में शिवम के पैरों के नीचे की जमीन तुरंत टूट गई। उसका शरीर लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था और उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल रही थी। आह! शिवम बार बार चिल्लाया, लेकिन इस असामान्य दृश्य के कुचलने को रोकना मुश्किल था। ये कैसा जादू है? ऐसा लग रहा है जैसे ये दुनिया को कुचल देगा। वमनराव इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए। रिहान ने गहरे स्वर में कहा, मैंने ऐसी प्राचीन महान दैवीय शक्ति के बारे में सुना है, लेकिन कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि इस असामान्य दृश्य की एक ऊर्जा की लहर 1 करोड़ जिन के बराबर भारी होती है। जैसा कि रिहान ने कहा, उस असामान्य दृश्य की एक ऊर्जा की लहर ने तुरंत जमीन को दहा दिया। शिवम, जो पूरा असामान्य दृश्य झेल रहा था, उसका वजन कितना होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। शिवम के रोमछिद्रों से खून रिसने लगा और उसका शरीर जैसे अपनी सीमा तक पहुंच गया था। एक मुक्का 10,000 तकनीकों को तोड़ सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में शिवम ने तुरंत अपना तुरुप का पत्ता खेला और उस असामान्य दृश्य पर एक हाथ से प्रहार किया। बूम! ऐसी भयानक शक्ति के तहत मार्तंड की महान दैवीय शक्ति भी कांपने लगी। दृश्य के भीतर की दुनिया जैसे ढहने वाली थी। शिवम ने मौका देखकर अपनी कांस्य तलवार निकाली और हाथ उठाकर 9 एब्सोल्यूट बिगिनिंग स्लैश किए। तलवार के एक वार से असामान्य दृश्य तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया और फिर राख में बदल गया। शिवम हौंकते हुए दूर खड़ा था और मार्तंड को देख रहा था। मार्तंड का चेहरा शांत था, जैसे उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ये तकनीक शिवम को नहीं मार सकती। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना लंबा टिक सकते हो, मार्तंड ने कहा। शिवम ने अपने शरीर से बहते खून को पोंछा और बोला, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी मेरा तुरुप का पत्ता निकलवा दोगे। मार्तंड के चेहरे पर आत्म हंसी का भाव था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। शिवम चौंका, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है। दोनों की बातचीत ने भीड़ को और हैरान कर दिया। इतने बड़े पैमाने की लड़ाई भी शिवम की असली ताकत नहीं थी। क्या वह वाकई मार्शल सेंट के शुरुआती चरण में नहीं था? बात करते हुए शिवम के शरीर की ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। उसका शरीर जल्दी ही सुनहरा हो गया। आसपास का तापमान भी बढ़ गया और शिवम के शरीर पर खून के निशान भी जल्दी से वाष्पित हो गए। शिवम को केंद्र में रखकर ड्रैगन जैसी ऊर्जा की धाराएं चारों ओर फैलने लगीं। हजारों महान बल शिवम के शरीर के चारों ओर मंडरा रहे थे। शिवम के शरीर से निकलने वाली तीव्र लपटों को महसूस करके मार्तंड का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि शिवम की ताकत उसकी सोच से परे है, लेकिन उसे इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। कहा जाता है कि डिवाइन बॉडी मार्शल सेंट के बाद ही अपनी ताकतवर अवस्था में पहुंचती है। अब लगता है कि यह सच है, मार्तंड ने धीरे से कहा। शिवम थोड़ा हैरान हुआ, ऐसी बात है? डिवाइन बॉडी होने के नाते क्या तुम्हें नहीं पता? मार्तंड ने भौहें सिकोड़कर कहा। शिवम ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे ये बातें कौन बताएगा? क्यों न तुम और मैं लड़ाई छोड़कर सुलह कर लें और तुम मुझे इसके बारे में बताओ। सपने देखना बंद करो, जल्दी खत्म करते हैं, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने भौहें सिकोड़ी और बोला, फिर भी क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? तुम्हें ठाकुर परिवार की रक्षा क्यों करनी पड़ती है? ठाकुर परिवार ने तुम्हें क्या फायदा दिया? बकवास बंद करो, मार्तंड ने गुस्से में चिल्लाकर शिवम की बात काट दी और फिर उसकी ओर बढ़ा। शिवम ने जवाबी हमला नहीं किया।
वह बस अपनी फुर्तीली चालों से बचता रहा। मार्तंड, रुक जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, शिवम पीछे हटते हुए बोला। बच्चे, मुझे कम मत आंक। मार्तंड ने गर्जना की और उसकी हथेली पर एक चमकदार रोशनी तेजी से जमा होने लगी। हालांकि यह चमक स्टार पिकिंग हैंड से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही ये जमा हो गई। बूम! मार्तंड ने अपनी हथेली बढ़ाई और कई चमकदार रोशनी सीधे शिवम के शरीर पर लगी और फट गई। ऐसी भयानक शक्ति को शिवम भी नहीं झेल सका। वह सीधे उड़ गया और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। मार्तंड ने मौका देखकर पीछा किया और उसकी हथेली से विनाशकारी चमक फट पड़ी जो शिवम की ओर बढ़ी। इतने बड़े पैमाने के हमले में पूरी जमीन ढहने लगी। इससे निकलने वाली अवशिष्ट शक्ति ने वमनराव की सुरक्षात्मक बाधा को भी तोड़ दिया। पीछे हटो, रिहान ने गहरे स्वर में कहा। कई योद्धाओं ने लापरवाही नहीं की और सभी पीछे की ओर भागे। मार्तंड ने शिवम की दिशा में ठंडी नजरों से देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। वह जानता था कि यह हमला शिवम को नहीं मार सकता। वूश! जल्द ही शिवम तेजी से बाहर निकला। उसके लंबे बाल कंधों तक लटक रहे थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर ऊर्जा के निशान थे। फिर भी उसकी आभा भयानक रूप से मजबूत थी। अगर तुम अब भी हमला नहीं करोगे तो समय निकल जाएगा, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा। उसने दोनों हाथ उठाए और उसकी उंगलियों के बीच तारों जैसी रोशनी जमा होने लगी। ये थी मार्तंड की मशहूर ताकतवर तकनीक, स्टार पिकिंग हैंड। स्टार पिकिंग हैंड की ताकत बहुत भयानक थी। यहाँ तक कि स्काई ब्लड रेनबो की सफ़ेद हड्डियाँ भी इसे नहीं झेल सकी थीं। शिवम को भी इस तकनीक की ताकत का पूरा अंदाजा था। उसने अपनी ऊर्जा को समायोजित किया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत था, बल्कि थोड़ा उत्साहित भी। स्टार पिकिंग हैंड! मार्तंड की गर्जना के साथ 10 तारों जैसी रोशनी शिवम की ओर बढ़ी। ये चमक दुनिया को डुबो रही थी और पूरी दुनिया को हिला रही थी। वे तारे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से ढहाने वाले थे। शिवम का चेहरा ऊर्जा के झोंके से लगभग विकृत हो गया था। फिर भी उसका शरीर इस शक्ति को जबरदस्ती झेल रहा था और वह अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा था। अचक अचक, ये लड़का वाकई इतना ताकतवर है। अंधेरे में मूंछ वाला आदमी अनजाने में लड़ाई देखने आ गया था। वह एक बंदर की तरह एक बड़े पेड़ को पकड़े हुए था। कहा जाता है कि स्टार पिकिंग हैंड के सामने कई मार्शल सेंट्स मर चुके हैं। कहा जाता है कि समान स्तर के बहुत कम लोग स्टार पिकिंग हैंड को झेल सकते हैं, रिहान ने धीरे से कहा। हाँ, हालांकि वमनराव ज्यादा नहीं बोलता था, उसका चेहरा भयानक रूप से बदसूरत था। शिवम ने 10 तारों को अपनी ओर आते देखा। उसके हाथ हिलने लगे जैसे वह कोई जादू करने वाला हो। 7 ग्रीफ वर्ड पाम! शिवम जोर से चिल्लाया और उसके हाथों ने एक विशाल हथेली का निशान बनाया। ये हथेली का निशान तुरंत बाहर निकला और 10 तारों से टकराया। बूम! ये एक अभूतपूर्व टक्कर थी और पूरी जमीन जैसे उलट गई और दैवीय शक्ति की लहरें तेजी से फैलने लगीं। किसे पता कितने लोग इससे प्रभावित हुए और वे लगातार खून उलट रहे थे। पेड़ को पकड़े हुए मूंछ वाला आदमी पेड़ की डालियों के साथ उड़ गया। शिवम, तुम्हारे दादाजी! मूंछ वाला आदमी गाली देने से खुद को रोक नहीं सका। युद्ध क्षेत्र में हथेली का निशान छेद दिया गया और आगे बढ़ता रहा। शिवम ने हाथ लहराया और एक और हथेली का प्रहार किया। 7 ग्रीफ वर्ड पाम! कुल 7 हथेली के प्रहार। दूसरे प्रहार ने एक तारा तोड़ दिया। तीसरे प्रहार में 9 तारों की रोशनी जैसे टिक नहीं सकी और टूटने लगी। चौथा प्रहार तुरंत तारों की रोशनी को अवशोषित कर लिया और मार्तंड की ओर प्रहार करने लगा। पांचवां प्रहार पीछे पीछे आया और 2 हथेली के निशान बेरहमी से मार्तंड के शरीर पर लगे। पू! मार्तंड तुरंत पीछे हटता गया, लगातार खून उलट रहा था। शिवम ने दोनों हाथ उठाए, लेकिन बाकी 2 प्रहार करने की जल्दबाजी नहीं की। उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद थी कि मार्तंड गिर जाए और फिर न उठे। लेकिन दुर्भाग्य से जिद्दी मार्तंड जबरदस्ती खड़ा हो गया। उसने दूसरी बार स्टार पिकिंग हैंड का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। शिवम गुस्से में आ गया। उसने तुरंत छठा प्रहार किया। इस प्रहार के साथ मार्तंड का शरीर टूटने लगा, खून से लथपथ हो गया। उसका शरीर तेजी से ऊपर उछला। खून ने आसमान को रंग दिया और फिर वह जमीन पर गिर गया। शिवम की भौहें कसकर सिकुड़ी थीं। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा और धीरे से बोला, फिर मत उठो। जब तक मैं मरा नहीं, मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। मार्तंड लड़खड़ाते हुए उठा और फिर से शिवम के सामने चला गया। शिवम थोड़ा गुस्से में आ गया। वह चिल्लाया, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? मार्तंड ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर सिर उठाकर गर्जना की, आज मैं सोल बेल लाया हूं। मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। सोल बेल शुरू होने के बाद इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। शिवम, तुम पक्का मरोगे। मार्तंड की आवाज बहुत तेज थी, जिससे शिवम के कान दुखने लगे।
दूर से देख रहे लोगों ने भी ये सुना। बुरा हुआ, यह मार्तंड पागल हो गया है। वह वाकई सोल बेल शुरू करना चाहता है। जल्दी भागो, वरना यहाँ मर जाएंगे। सोल बेल, मूंछ वाला आदमी ने अपनी ठुड्डी सहलाई और उसकी आंखों में लालच की चमक थी। रेहान, जो लड़ाई देख रहा था, उसका चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं था। उसे मार्तंड का इरादा समझ में आ गया था। वह साफ तौर पर थक चुका था, फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये साफ था कि वह आसपास की भीड़ को चेतावनी दे रहा था कि जल्दी से तितर बितर हो जाएं। ये सोचकर रेहान का चेहरा और भी खराब हो गया। शिवम को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बड़ी लड़ाई के बीच वह ध्यान भटकाकर सोच नहीं सकता था। वह बस इतना जानता था कि सोल बेल ठाकुर कबीले का एक शीर्ष आध्यात्मिक हथियार था और उसकी ताकत असीम थी। इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। शिवम का चेहरा थोड़ा खराब था। उसने चारों ओर देखा और चिल्लाया, जल्दी पीछे हटो, ये बेकार है। सोल बेल का दायरा बहुत बड़ा है, वे कितना दूर भाग सकते हैं। मार्तंड ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और बोला। शिवम का चेहरा ठंड से भरा था। उसने चिल्लाकर कहा, मार्तंड, हमारे बीच की दुश्मनी में इतने लोगों को क्यों घसीटना चाहते हो? मुझे उसकी परवाह नहीं, मार्तंड ने गुस्से में कहा। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र की सेवा करनी है। ये कहकर उसने सोल बेल को अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसे हिलाने लगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। शिवम गुस्से में था। उसने कसी चरित्र का इस्तेमाल किया और मार्तंड के हाथ से सोल बेल छीनने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मार्तंड पहले से ही सावधान था। उसने अपनी जगह बदली और पीछे हट गया। उसका शरीर पल भर में हवा में था। सोल बेल शुरू होने के बाद शीर्ष ताकत हर दिशा में फैल जाएगी। इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। शिवम, तुम किसी को नहीं बचा सकते, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, सोल बेल को शुरू होने में काफी समय लग रहा था। आसपास की भीड़ और दूर चली गई। रेहान पहले सलाह देना चाहता था, लेकिन अंत में उसने हल्की सी आह भरी। वह मार्तंड को बहुत अच्छे से समझता था। वह विरोधाभास और जिद का मिश्रण था। उसके इरादे नेक थे, लेकिन वह दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र की सेवा करने के लिए जिद्दी भी था। मार्तंड के लिए सबसे अच्छा अंत यही था कि वह दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र के लिए लड़ते हुए मर जाए। रेहान ने लंबी आह भरी, मुड़ा और चला गया। भीड़ और दूर चली गई। मार्तंड के हाथ में सोल बेल से भारी और अजीब ऊर्जा की धाराएं निकलने लगीं। वह ऊर्जा सोल बेल से नीचे लटक रही थी और सोल बेल पल भर में बहुत बड़ा हो गया। सोल बेल की ऊर्जा भी बहुत बड़ी हो गई। बस शुरू होने के पल में शिवम को एक मजबूत दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों महान बल तुरंत उसके शरीर पर आ गिरे हों। शिवम, आज तुम निश्चित रूप से मरोगे, मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम का चेहरा गंभीर था। उसने अपनी सेंट्री बॉडी तकनीक दिखाई और अब कोई तुरुप का पत्ता छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसी समय शिवम ने अपनी मुठ्ठियां कसी। वह एक मौके से 10,000 तकनीकों को तोड़ने की योजना बना रहा था ताकि सोल बेल का मुकाबला कर सके। रंबल, सोल बेल के भीतर जैसे महान बल गूंज रहा था, जो दुनिया को हिला रहा था। मार्तंड ने सोल बेल को अपने हाथ में पकड़ा, जैसे कोई देवता उतर आया हो। मरो, मार्तंड की गर्जना के साथ उसने अपना हाथ उठाया और सोल बेल पर जोर से मारा। डैंग, ध्वनि की लहरों की तरह बेहद तानाशाही ऊर्जा शिवम की ओर बढ़ी। शिवम का शरीर सीधे बहुत दूर तक पीछे धकेल दिया गया। उसने लापरवाही नहीं की और अपने हाथ उठाकर सारी ऊर्जा को तोड़ दिया। ऊर्जा उसकी दाहिनी मुट्ठी पर जमा हो गई और उसकी मुट्ठी से सुनहरी रोशनी जेट की तरह फट पड़ी। बूम, आवाज ने आसमान को हिला दिया और महान बल गूंजा। ऐसा लग रहा था जैसे खालीपन भी टूटने वाला हो। सोल बेल से निकलने वाली ऊर्जा उसके शरीर से होकर गुजरी और उसे तुरंत 100 मीटर से ज्यादा पीछे धकेल दिया। उसके शरीर की त्वचा जैसे जल गई थी। सोल बेल से निकलने वाली अवशिष्ट शक्ति अभी भी चारों ओर फैल रही थी। शिवम को अपने शरीर के दर्द की परवाह नहीं थी। वह चिल्लाया और जमीन से उछला। उसकी मुठ्ठियां तेजी से हिली और सुनहरे निशान फेंके। मार्तंड के हाथ में सोल बेल ने दूसरी बार प्रहार नहीं किया। शिवम का सुनहरा निशान मार्तंड के शरीर पर जोर से लगा और उसका शरीर तुरंत जमीन पर धड़ाम से गिरा। इस प्रहार के तहत मार्तंड बुरी तरह घायल हो गया और उसकी ऊर्जा कमजोर हो गई। उसने जल्दी से सोल बेल को संभाला, जैसे डर रहा हो कि सोल बेल शिवम के हाथों में न पड़ जाए। शिवम को डर था कि मार्तंड फिर से सोल बेल शुरू करेगा। उसने और समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से मार्तंड की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और 5 पहाड़ों को बुलाया, जो मार्तंड के शरीर पर दब गए। मार्तंड उठना चाहता था, लेकिन 5 पहाड़ हजारों किलोग्राम भारी थे। वह चाहे जितना छटपटाए, वह 1 इंच भी नहीं हिला। शिवम ने मार्तंड को देखा और गहरे स्वर में बोला, मार्तंड, तुमने सोल बेल क्यों शुरू किया? मार्तंड ने गुस्से से कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। शिवम अवाक रह गया।
वह समझ नहीं पा रहा था कि मार्तंड इतना उत्तेजित क्यों था। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। मार्तंड की आंखें खुली थीं और लाल हो रही थीं। शिवम लंबे समय तक चुप रहा। आखिरकार उसने 5 पहाड़ों का पहाड़ हटा लिया। तुमने मुझे 2 बार छोड़ा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, शिवम ने कहा। जल्दी जाओ, अगर तुम समझदार हो तो दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र में वापस मत लौटना। ये कहकर शिवम मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। ये दूसरी बार है, लेकिन इस पल मार्तंड ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके फिर से शिवम पर हमला किया। शिवम ने मुड़कर फिर से मार्तंड को एक थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? शिवम ने गुस्से में कहा। मार्तंड ने खून उगला और ठंडे स्वर में बोला, बकवास बंद करो। तुमने मेरा एहसान चुकता कर दिया। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें मारूंगा। वह लड़खड़ाते हुए उठा और शिवम की ओर बढ़ा। शिवम वहां बिना हिले खड़ा रहा। मार्तंड की मौजूदा हालत में वह अब उसके लिए खतरा नहीं था। बड़ी मुश्किल से वह शिवम के सामने पहुंचा। उसने अपनी हथेली उठाई और शिवम की ओर मारी, लेकिन उस हथेली में अब ताकत नहीं थी, तो वह शिवम के स्टील जैसे शरीर को कैसे चोट पहुंचा सकती थी। मार्तंड की हथेली शिवम की छाती पर लगी और फिर वह सीधा नीचे गिर गया। वह जमीन पर गिरा और फिर नहीं उठा। खून से लथपथ मार्तंड को देखकर शिवम के दिल में थोड़ी सी दया जागी। वह आह भरा और मुड़कर जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह मार्तंड के पास वापस लौटा। मुझे नहीं लगता कि तुम क्रूर इंसान हो। शिवम ने मार्तंड को अपनी पीठ पर उठाया और फिर बड़े बड़े कदमों से हेवन गेट की ओर बढ़ा। हेवन गेट में अनगिनत लोग जमा हो गए थे। हेवन गेट के शिष्य भी थे और लड़ाई देखने आए योद्धा भी। वे सब इंतजार कर रहे थे इस लड़ाई के नतीजे का। शिवम वापस आ गया। इस पल किसी ने चिल्लाया और सभी ने जल्दी से उस ओर देखा। रेहान, जो अपनी आंखें बंद किए था, ने तुरंत अपनी आंखें खोली। शिवम ने मार्तंड को अपनी पीठ पर उठाया और कदम कदम चलकर वापस आ रहा था। शिवम जीत गया। भीड़ से खुशी की चीखें निकलने लगीं। लोग खुशी से उछल रहे थे और लगातार चिल्ला रहे थे। रहस्यमयी क्षेत्र के शिष्य आह भर रहे थे। यहाँ तक कि मार्तंड भी हार गया। उनका रहस्यमयी क्षेत्र शिवम की अजेय ताकत को कैसे रोक सकता था? चीखों के बीच शिवम ने एक शब्द नहीं कहा। उसने मार्तंड को अपनी पीठ पर उठाया और भीड़ के बीच से गुजरकर अपने कमरे में लौट गया। जाओ और निया को बुलाओ। शिवम ने मार्तंड को अपने बिस्तर पर रखा और ठंडे स्वर में कहा। ये कहकर शिवम ने फिर से अपनी हथेली उठाई और उसे मार्तंड की छाती पर रखा। ऊर्जा की धाराएं मार्तंड के शरीर में प्रवेश करने लगीं। कई जांचों के बाद शिवम का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने देखा कि मार्तंड की सारी नसें टूट चुकी थीं और वह बुरी तरह घायल था। लेकिन शिवम को अपने दिल में अच्छे से पता था कि उसकी चालें मार्तंड को इस हालत तक नहीं पहुंचा सकती थीं। ये क्या हो रहा है? शिवम ने भौहें सिकोड़कर कहा। क्या मार्तंड पहले से ही घायल था, इससे पहले कि वह यहाँ पहुंचा? शिवम ने लापरवाही नहीं की। उसने अपनी उंगलियों से मार्तंड के कई एक्यूपॉइंट्स पर टैप किया, जिससे मार्तंड की हृदय नस को अस्थायी रूप से बचाया जा सके। उसने बहुत कमजोर मार्तंड को देखा और कड़वाहट भरी मुस्कान दी। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ हूँ, वरना तुम सचमुच जंगल में मर जाते। इस पल रेहान बाहर से दरवाजे से अंदर आया। ये देखकर शिवम जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, रेहान सीनियर। रेहान ने सिर हिलाया। उसने बिस्तर पर पड़े मार्तंड को देखा और बोला, वह ठीक है। शिवम ने भौहें सिकोड़ी और बोला, मार्तंड की हालत बहुत अजीब है। ये कहकर शिवम ने रेहान को अपनी जांच के बारे में बताया। इसे सुनकर रेहान ज्यादा हैरान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सिर उठाकर शिवम को देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लड़ाई थोड़ी अजीब थी? रेहान ने पूछा। शिवम ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। रेहान की याद दिलाने के बाद शिवम को कुछ अजीब सा लगने लगा। उदाहरण के लिए, जब मार्तंड ने सोल बेल शुरू किया तो वह बार बार चिल्लाया। फिर जब वह दूसरी बार सोल बेल शुरू कर सकता था तो उसने लंबे समय तक रुका। ये सब मार्तंड के साथ मेल नहीं खाता था। रेहान सीनियर, क्या मार्तंड ने ये सब जानबूझकर किया? शिवम ने धीरे से कहा। रेहान ने इस बारे में कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला। शिवम की भौहें और सिकुड़ गईं। मार्तंड ने ऐसा क्यों किया? इसका क्या मतलब था? इस पल निया बाहर से दरवाजे से अंदर आई। निया, जल्दी इधर आओ। शिवम ने जल्दी से निया को इशारा किया। निया शिवम के पास आई। जब उसने बिस्तर पर पड़े मार्तंड को देखा तो वह डर के मारे पीली पड़ गई। मास्टर मार्तंड, निया ने अपना मुंह ढक लिया और धीमी आवाज में चिल्लाई। शिवम ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम उसे जानती हो? बिल्कुल, दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं जो मास्टर मार्तंड को न जानता हो, निया ने कहा। शिवम और हैरान हुआ। निया की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे मार्तंड के प्रति अच्छा लगाव था। क्या तुम मुझे मार्तंड की कहानी बता सकती हो? शिवम ने एक स्टूल खींचा और निया को बैठने दिया।
निया ने सिर हिलाया और फिर शिवम को वह सब बताया जो वह जानती थी और सुन चुकी थी। थोड़ी सी बातचीत के बाद शिवम को पता चला कि मार्तंड दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय था, चाहे वह ठाकुर परिवार की टीम हो या सामान्य योद्धा। इसका एकमात्र कारण था कि मार्तंड लोगों के साथ बहुत दयालु व्यवहार करता था और कोई घमंड नहीं दिखाता था। मास्टर मार्तंड के अलावा मार्तंड का एक और नाम था और वह था जनरल मार्तंड। इसका कोई और कारण नहीं था, सिर्फ इसलिए कि मार्तंड ने दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र के ज्यादातर योद्धाओं को नियंत्रित किया था। अगर मास्टर मार्तंड न होते तो ठाकुर परिवार बहुत पहले ही लोगों का दिल खो चुका होता, निया ने कहा। शिवम थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? निया ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, ठाकुर परिवार का बाप बेटा एक जैसा है। वे अपनी ताकत के बल पर दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र में जो चाहे करते हैं। दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं एक खास उम्र तक पहुंचती हैं, उन्हें जरूर महल में ले जाया जाता है और ठाकुर परिवार के बाप बेटे द्वारा चुना जाता है। अगर मास्टर मार्तंड ने इस नियम को खत्म करने की जिद न की होती तो शायद मैं भी ठाकुर परिवार के बाप बेटे की खिलौना बन गई होती। निया की बातें सुनकर शिवम का मार्तंड के प्रति नजरिया थोड़ा बदल गया। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और धीरे से बोला, तो फिर वह ठाकुर परिवार की सेवा क्यों करता है? पता नहीं, लेकिन मास्टर मार्तंड ठाकुर परिवार के बाप बेटे का सबसे करीबी विश्वासपात्र है और जिस पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, निया ने कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसे अचानक कुछ अनुमान हुआ। क्या मार्तंड वाकई इस लड़ाई में मरने का इरादा रखता था? क्या इसलिए वह बार बार जिद्दी होकर उठ खड़ा हुआ? और उसके शरीर की चोटें, क्या उसकी नसें पहले से ही टूट चुकी थीं, इससे पहले कि वह यहाँ पहुंचा? निया, क्या तुम सोल बेल के बारे में जानती हो? इस पल शिवम को कुछ याद आया। निया ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, जानती हूँ। सोल बेल ठाकुर कबीले का एक शीर्ष आध्यात्मिक हथियार है। कहा जाता है कि जब सोल बेल शुरू होता है तो ये दूसरों की आत्माओं को अवशोषित कर सकता है और उन्हें सोल बेल के हमले में बदल सकता है। आसपास जितने ज्यादा लोग हों, यह उतना ही ताकतवर होता है। ये सुनकर शिवम तुरंत हैरान हो गया। ऐसे में मार्तंड ने वाकई सोल बेल का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सोल बेल शुरू करने से पहले बार बार चिल्लाया। क्या वह जानबूझकर भीड़ को तितर बितर कर रहा था? ये सोचकर शिवम को थोड़ा डर सा लगा। अगर यह सोल बेल वाकई में सभी की आत्माओं को अवशोषित कर लेता तो इसकी ताकत कितनी भयानक होती। शायद मैं बेल के नीचे मृत आत्मा बन चुका होता। शिवम गहरी सोच में डूब गया और बिस्तर पर पड़े मार्तंड को देखने लगा। समझ गया, निया, शुक्रिया, शिवम ने कहा। निया ने जल्दी से हाथ हिलाया और बोला, कोई बात नहीं। निया को विदा करने के बाद शिवम ने एक और नुस्खा लिखा और किसी को दवा खरीदने भेजा। शिवम ने अपनी चिकित्सा कला से मार्तंड को बचाने की योजना बनाई। फिर शिवम और रिहान कमरे से बाहर निकले। वे एक मंडप में आए और बैठ गए। शिवम ने रिहान के लिए एक प्याला चाय डाली और बोला, रिहान सीनियर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। तुम मार्तंड को अपने साथ मिलाना चाहते हो? रिहान ने जैसे कुछ अनुमान लगा लिया था। शिवम ने कुछ छिपाया नहीं और बस सिर हिलाकर बोला, हाँ। निया की बातें सुनकर मुझे लगता है कि मार्तंड को ठाकुर परिवार के लिए मरना नहीं चाहिए। और मार्तंड दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र की सैन्य ताकत को नियंत्रित करता है। उसकी मदद से दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र जीतना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान हो जाएगा। रिहान ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से बोला, तुमने जो कहा वह सही है, लेकिन मार्तंड का दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ बगावत करने की संभावना लगभग शून्य है। वह साफ तौर पर नर्म दिल का इंसान है, फिर भी वह ठाकुर परिवार को मनमानी करते देखना पसंद करता है बजाय इसके कि वह चला जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह ठाकुर परिवार के प्रति कितना वफादार है। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की कोशिशें मायने रखती हैं। कभी कभी हमें कठोर उपाय करने पड़ते हैं। रिहान ने धीरे से कहा, अगर हम कामयाब हो गए तो ये स्वाभाविक रूप से अच्छी बात होगी, लेकिन अगर हम कामयाब नहीं हुए, तुम मार्तंड का क्या करोगे? ये एक मुश्किल सवाल था। अगर वे कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब था कि मार्तंड ठाकुर परिवार के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अगर उन्हें ठाकुर परिवार को हराना था तो उन्हें इस बाधा को पार करना होगा। अगर वाकई कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा और उसे मार देना होगा। शिवम की आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। इस पर रिहान ने हल्की सी आह भरी। मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओ। मैं भी नहीं चाहता कि मार्तंड मरे। रिहान ने सिर हिलाया। शिवम ने हल्का सा जवाब दिया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वैसे सीनियर, क्या तुमने यान परिवार के रहस्यमयी क्षेत्र के बारे में सुना है? इस पल शिवम ने अचानक पूछा। रिहान ने तुरंत सिर हिलाया और बोला, यान परिवार के रहस्यमयी क्षेत्र की तो छोड़ो, मुझे पहले रहस्यमयी क्षेत्र के बारे में भी कुछ नहीं पता। शिवम ने हल्की सी आह भरी। ये चीजें मौजूदा योद्धाओं से बहुत दूर थीं।
शायद कोई नहीं जानता था। तुम्हारे पिता को पता होगा। इस पल रेहान ने अचानक विषय बदला। शिवम ने मुंह खोला और कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, दुर्भाग्य से मुझे उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। चिंता मत करो, ये एक सुनहरा युग है, कुछ भी संभव है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले सोचता था कि इस जन्म में मुझे कभी मार्शल सेंट बनने का मौका नहीं मिलेगा। अब यह मेरी उम्मीदों से भी आगे निकल गया। शिवम ने आह भरी और बोला, सुनहरा युग? पता नहीं इस जन्म में कितने जीनियस सामने आएंगे। जितना सुनहरा युग होगा उतनी ही तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी। संसाधन सीमित हैं, लेकिन जीनियस की संख्या बढ़ती जाएगी। कोई नहीं जानता था कि इस जन्म में कौन सभी को पीछे छोड़कर शीर्ष विशेषज्ञ बन जाएगा। ... जड़ी बूटियां खरीदने के बाद शिवम ने खुद मार्तन के लिए दवाइयां बनाई और उसे खिलाया। मार्तन बुरी तरह घायल था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। शायद उसे होश में आने में कई दिन लगेंगे। शिवम ने जल्दबाजी नहीं की। उसने दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र की ओर अगला कदम नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने सारा ध्यान मार्तन पर लगाया। मार्तन के शिवम से हारने की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही सभी को पता चल गया। ये खबर बहुत जल्दी दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र तक भी पहुंच गई। रहस्यमयी क्षेत्र में पुरुषोत्तम सचमुच गुस्से में था। उसने मेज को धक्का दिया और हॉल में मौजूद लगभग सभी सजावटी सामान तोड़ डाले। उसके चेहरे का मांस गुस्से में कांप रहा था। जिंदा पकड़ा गया? ये कैसे संभव है? पुरुषोत्तम ने गुस्से में कहा। यह जानना जरूरी है कि सोल बेल एक संत हथियार था जो ऊपरी लोगों ने दिया था। इसकी ताकत अकल्पनीय थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक मार्शल सेंट झेल सकता था। मार्तन के हाथ में सोल बेल होने के बावजूद हारने की संभावना लगभग शून्य थी। उसने उसे वापस नहीं लाया और सोल बेल भी खो गया। पुरुषोत्तम ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। बगल में खड़े लॉन्ग मेई ने आगे आकर चालाकी भरे चेहरे के साथ कहा, लॉर्ड मार्तन ने शायद जानबूझकर शिवम से हार मानी। आखिरकार उसने शिवम को कई बार छोड़ दिया। ये सुनकर पुरुषोत्तम की नज़रें अचानक लॉन्ग मेई की ओर मुड़ गईं। तुमने क्या कहा? पुरुषोत्तम का लहजा कुछ ठंडा था। लॉन्ग मेई ने जल्दी से कहा, जब वह दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में था, मार्तन ने बार बार यंग मास्टर का विरोध किया था। मुझे शक है कि उसने जानबूझकर शिवम से हार मानी। शायद उसने हमें धोखा दे दिया है। पुरुषोत्तम की आंखें थोड़ी सी कुड़ गईं। उसने अचानक अपनी बड़ी हथेली लहराई और भयानक ताकत ने लॉन्ग मेई को तुरंत उड़ा दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मार्तन की बुराई करने की हिम्मत कैसे की? पुरुषोत्तम ने ठंडे स्वर में कहा, मार्तन और मेरी दोस्ती सालों पुरानी है। क्या वह बगावत करेगा? बकवास कर रहे हो। लॉन्ग मेई ने खून उगला। उसने दर्द सहते हुए डरे हुए चेहरे के साथ कहा, यह मेरा बेवजह का अनुमान था। कृपया पितृपुरुष मुझे माफ करें। पुरुषोत्तम ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। हाँ। लॉन्ग मेई का चेहरा डर से भरा था और वह जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। पुरुषोत्तम ड्रैगन चेयर पर बैठा और ठंडे स्वर में बोला, सोल बेल खोना कोई बड़ी बात नहीं। उसे कुछ समय के लिए रखने दो। यहाँ तक कि अगर उसके पास सोल बेल हो, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? बगल में खड़े किसी ने पूछा। पुरुषोत्तम ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि शिवम अगला कदम क्या उठाएगा। ... दूसरी ओर शिवम दिन रात मार्तन के लिए दवा बना रहा था। उसी समय वह धीरे धीरे हेवन गेट के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा था। पूरे 7 दिन बाद मार्तन आखिरकार कोमा से जाग गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, सबसे पहले उसे शिवम दिखा, जो दवा लिए हुए था। ये देखकर मार्तन ने शिवम के हाथ से दवा को झटक दिया। वह उठकर गुस्से में चिल्लाया, शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम ने अपने हाथ फैलाए और बोला, यह हेवन गेट है, मेरा इलाका। मैं यहाँ न रहूं तो और कहाँ रहूं? मार्तन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने शरीर की ओर देखा और उसके चेहरे का भाव और भी खराब हो गया। चिंता मत करो, मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं, शिवम ने खड़े होते हुए कहा। मार्तन ने शिवम के मजाक को नजरअंदाज किया। वह जल्दी से बिस्तर से उठा, फिर अपनी मुट्ठी कसकर शिवम की ओर बढ़ा। लेकिन इस पल मार्तन का शरीर बहुत कमजोर था। शिवम ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, तुम अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, शिवम ने उदासीनता से कहा। मार्तन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो तुम्हें अपनी चोट ठीक होने तक इंतजार करना होगा, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। मार्तन ने आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, शिवम, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी इस छोटी सी मेहरबानी से मैं पिघल जाऊंगा? तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। मार्तन ने एक नज़र में शिवम के इरादे भांप लिए। शिवम ने जल्दबाजी नहीं की।
उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि तुम दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र छोड़ दो। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो और भी अच्छा होगा। मैंने कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। मार्तंड ने ठंडे स्वर में कहा, या तो मैं युद्ध में मरूंगा या तुम्हें मारूंगा। शिवम ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने उदासीनता से कहा, मुझे डर है कि तुम मुझे मार नहीं सकते जब तक कि तुम वाकई सोल बेल शुरू न कर दो। लेकिन अफसोस, तुम अपना मन नहीं बना पाए। वरना तुम और स्काई ब्लड रेनबो में क्या फर्क होता। मार्तंड का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपनी जेब की ओर देखा जैसे कोई स्थानिक हथियार ढूंढ रहा हो। चिंता मत करो, सोल बेल अभी भी तुम्हारे पास है, शिवम ने कहा। मुझे उन आध्यात्मिक हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं जो दूसरों की बलि पर निर्भर करते हैं। मार्तन का चेहरा और स्याह पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, या तो मुझे मार डालो या जाने दो। तुम जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें ठीक होना होगा, शिवम ने कहा। जरूरत नहीं, बनावट करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास समय है तो सोचो कि सोल बेल का सामना कैसे करना है। ये कहकर मार्तन मुड़ा और जाने वाला था। दरवाजे पर खड़े कुछ मार्शल सेंट्स ने जल्दी से आगे बढ़कर मार्तन का रास्ता रोक लिया। क्या? मार्तन ने मुड़कर शिवम की ओर देखा। शिवम ने अपने हाथ फैलाए और बोला, अब सभी को पता है कि मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ लिया है। अगर तुम अब वापस गए तो क्या पुरुषोत्तम तुम पर यकीन करेगा? बकवास बंद करो, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, मार्तन ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम सचमुच जाना चाहते हो? मार्तन ने उदास चेहरा बनाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है? शिवम खड़ा हुआ और मार्तन के पास चला गया। मुझे नहीं पता कि ठाकुर परिवार ने तुम्हें क्या फायदा दिया है कि तुम इतनी शिद्दत से उनकी मदद कर रहे हो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि ठाकुर परिवार ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है? यहाँ तक कि दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र के योद्धाओं को भी सताया जाता है। उनके आदर्श तुम्हारे आदर्शों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं यह इच्छा है कि कोई उनकी जगह ले ले, है ना? इसी वजह से तुमने रिहान को छोड़ दिया, जिसके पास दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र को हराने का अच्छा मौका था, और बाद में मुझे भी। क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करते? मार्तन का चेहरा बहुत बदल गया। उसने कुछ गुस्से में कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने तुम्हें कब छोड़ा? कब? जब मैं रिहान से मिलने गया था तुमने मुझे देखकर अनदेखा किया। बाद में तुम्हें मुझे मारने के कई मौके मिले, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और इस बार अगर तुमने सोल बेल का इस्तेमाल सीधे किया होता तो मैं कम से कम बुरी तरह घायल हो गया होता। लेकिन तुमने फिर से हार मान ली, शिवम ने एक एक शब्द कहते हुए बोला। मार्तन का चेहरा खराब था। वह जवाब नहीं दे पा रहा था। शिवम ने आगे कहा, तुम दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र के प्रति वफादार रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह भी चाहते हो कि वे गायब हो जाएं। इस चॉइस को कौन नहीं समझता? वफादारी एक दुविधा है। तुम्हारी ऐसी वफादारी को तो मूर्खतापूर्ण वफादारी कहते हैं। मार्तन ने गुस्से में कहा, तो क्या तुम जैसे जूनियर को मुझे सिखाने का हक नहीं है? बिल्कुल, मुझे तुम्हें सिखाने का हक नहीं है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि तुम सही चॉइस करो, शिवम ने कहा। अगर तुम अभी दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र छोड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं पुरुषोत्तम की जान बख्श दूंगा। मार्तन ने ठंडा सा हंसकर कहा, तुम मुझे मार डालो, मैं कभी भी दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र के साथ धोखा नहीं करूंगा। शिवम ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, ऐसे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तुम जा सकते हो। मार्तन ने ठंडा सा हंप दिया। उसने सामने खड़े दो लोगों को धक्का दिया और मुड़कर चला गया। उसके जाते हुए कदमों को देखकर शिवम कुछ समझ नहीं पा रहा था। मार्तन पुरुषोत्तम के प्रति इतना वफादार क्यों था? पुरुषोत्तम ने उसे ऐसा क्या जादू किया था? शिवम ने हल्की सी आह भरी। मार्तन को धोखा देने के लिए राजी करना शायद इतना आसान नहीं था। ... मार्तन ने हेवन गेट छोड़ दिया और दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दिल्ली पहुंचने वाला था, उसके सामने का दृश्य अचानक बदलने लगा। आसपास का नज़ारा पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में दो लोग धीरे धीरे बाहर निकले। तुम लोग कौन हो? मार्तन ने ठंडे स्वर में कहा। अचक, सोचा नहीं था कि शिवम तुम्हें सचमुच जाने देगा। हमारी ये यात्रा बेकार नहीं गई। दोनों लोग आगे आए और उदासीनता से बोले। मार्तन ने दोनों को देखा और शांत स्वर में कहा, तुम लोग आखिर कौन हो? क्या शिवम ने तुम्हें भेजा है? शिवम। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ठंडा सा हंसे। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपनी कमर से एक टोकन निकाला। टोकन पर 3 बड़े शब्द लिखे थे, हॉन यी सेक्ट। हॉन यी सेक्ट। मार्तन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम लोग कीड़े मकोड़ों का झुंड अभी तक खत्म नहीं हुए। कीड़े? दूसरा पक्ष गुस्सा नहीं हुआ। उसने बस ठंडा सा हंसकर कहा, तुम्हारी दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन जो करती है उसमें और हम में क्या फ़र्क है?
तुम लोग न्याय का झंडा उठाकर नीच काम करते हो। तुम तो हमसे भी बदतर हो। मार्तंड ने ठंडा सा हंसकर कहा, बकवास बंद करो। तुम लोग चाहते क्या हो? कुछ खास नहीं, बस सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई हथियार है जिसे सोल बेल कहते हैं। दूसरा पक्ष हल्की मुस्कान के साथ बोला, हमें उस जादुई हथियार में बहुत दिलचस्पी है। अगर तुम इसे सौंपने को तैयार हो तो हम तुम्हें जाने दे सकते हैं। मार्तंड ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, बस तुम दोनों। हा हा हा, अगर तुम अपनी चरम स्थिति में होते तो हम तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। अफसोस, तुम अब बुरी तरह घायल हो और अपनी चरम ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखा सकते, दोनों ने गहरे स्वर में कहा। तो तुम्हें सोल बेल को आज्ञाकारी रूप से सौंप देना चाहिए। जब दो मार्शल संतों ने अचानक हमला किया तो मार्तन का चेहरा उदास और अनिश्चित हो गया। लेकिन एक टॉप मार्शल संत होने के नाते उसे ज्यादा डर नहीं लगा। वो चीज चुपचाप दे दो, नहीं तो फिजिकल पेन झेलना पड़ेगा, उन दो लोगों ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मार्तन ने जोर से चिल्लाया, मैं इतना लंबा जी चुका हूं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता कि चीज सौंपने का मतलब क्या होता है। अगर तुम में कोई दम है तो दिखाओ। जब उन दोनों ने ये देखा तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुरंत अपने हाथों में गुप्त तकनीक पकड़ी और मार्तन की ओर बढ़े। मार्तन की ताकत बहुत जबरदस्त थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इतना घायल था कि अपनी मौजूदा ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखा पाया। दो मार्शल संतों के फुल ऑन हमले के सामने मार्तन जल्दी ही कमजोर पड़ गया। उसके शरीर पर चोटें बढ़ती गईं और उसे बार बार पीछे हटना पड़ा। 10 राउंड से ज्यादा के बाद मार्तन जमीन पर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं सका। दोनों ने ठंडी हंसी हंसे। एक ने अपना पैर उठाया और मार्तन की छाती पर रख दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, सोचा नहीं था कि एक दिन हम मशहूर मार्तन को सबक सिखाएंगे। मार्तन ने दांत पीसे। वो उठना चाहता था लेकिन नहीं उठ सका। बेहतर होगा कि वो चीज चुपचाप दे दो। उन्होंने मार्तन को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका स्पेशल आर्टिफैक्ट छीन लिया। मुझे वापस दो। मार्तन तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वापस दे दें? मार्तन, अगर हम तुम्हें मार नहीं रहे तो ये भी बहुत है, दोनों ने हंसते हुए कहा। क्या हमें इस मौके का फायदा उठाकर इसे खत्म कर देना चाहिए? एक ने सुझाव दिया। जरूरत नहीं, अगर हम इसे मार देंगे तो बेवजह की परेशानी हो सकती है, दूसरे ने कहा। फिर दोनों ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्पेशल जादू को हटाया और मुड़कर चले गए। मार्तन जमीन पर पड़ा रहा। वो गुस्से से भरा था लेकिन कुछ कर नहीं सका। पता नहीं कितनी देर तक वो वहां पड़ा रहा, फिर जाकर उसे उठने की ताकत मिली। उसने हल्की सी आह भरी और सोचा कि अब क्या जवाब देगा। लेकिन वफादार मार्तन बिना झिझक दूसरी गुप्त रियल्म की ओर दौड़ा। हेवन गेट, एक गुप्त कमरे में शिवम यहाँ कमलासन पर बैठा था और सामने की सृजन शक्ति को धीरे धीरे सोख रहा था। हालांकि वो पहले ही मार्शल संत रियल्म में कदम रख चुका था, लेकिन उसके शरीर पर दबाव कम नहीं हुआ। यान परिवार के गुप्त क्षेत्र के उस दिव्यमंडल ने कहा था कि अगर उसे मोनिका से मिलना है तो कम से कम उसे दिव्यमंडल में कदम रखना होगा। ये दुनिया बहुत विशाल थी। इस ग्रह के अलावा एक और भी बड़ा संसार था। तभी बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। शिवम ने हल्के से आंखें खोलीं। फिर उसने हाथ का इशारा किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दो अनजान चेहरे गुप्त कमरे में दाखिल हुए। वे शिवम के सामने आधे घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़कर बोले, सेक्ट मास्टर। शिवम खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला, काम कैसा रहा? सब कुछ स्मूथ रहा। दोनों ने एक स्पेशल आर्टिफैक्ट निकाला और ये वही स्पेशल आर्टिफैक्ट था जो मार्तन के पास था। शिवम ने स्पेशल आर्टिफैक्ट लिया और धीमी आवाज में कहा, कहीं खुलासा तो नहीं हुआ ना? टेंशन मत लो, उसे बिल्कुल नहीं पता कि हम तुम्हारे भेजे हुए थे। दोनों हंसे। बस हॉन्ग यी सेक्ट को हमारे लिए ब्लेम लेना पड़ेगा। शिवम ने हल्का सा हंसा, हॉन्ग यी सेक्ट ने मेरा इतनी बार इस्तेमाल किया है, उनके लिए एक बार ब्लेम लेना कोई बड़ी बात नहीं। कोई नहीं सोच सकता था कि ये दोनों लोग वाकई शिवम के भेजे हुए थे। सोल बेल छीनने वाला हॉन्ग यी सेक्ट नहीं, बल्कि शिवम के लोग थे। सेक्ट लीडर, तुमने ऐसा क्यों किया? मार्तन को डायरेक्ट पकड़ लेना ज्यादा आसान नहीं होता। दोनों ने अपने दिल का सवाल पूछा। शिवम ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। अगर ऐसा करता तो मार्तन कभी मेरी सर्विस नहीं करता। खास वक्त में कुछ खास तरीके चाहिए होते हैं। शिवम के पास और कोई चारा नहीं था। उसके पास दूसरी गुप्त रियल्म पर बर्बाद करने का ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उसे ये तरीका अपनाना पड़ा ताकि वक्त कम हो। और भले ही मार्तन उसे धोखा न दे, कम से कम सोल बेल छीनकर वो बड़े पैमाने पर हताहत होने से बच सकता था। शिवम इस स्पेशल आर्टिफैक्ट को खोल नहीं सका, इसलिए उसने ज्यादा स्टडी नहीं की और इसे रख लिया। मार्तन, मुझे बस यही करना था, शिवम ने फुसफुसाते हुए कहा। दूसरी तरफ मार्तन दूसरी गुप्त रियल्म में लौटा। वो पुरुषोत्तम के सामने घुटनों पर बैठा, उसका चेहरा गिल्ट से भरा था।
मार्तंड को देखकर पुरुषोत्तम का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम फिर फेल क्यों हुए? पुरुषोत्तम की आवाज में गुस्सा था। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सका, मार्तंड ने सच कहा। मुकाबला नहीं कर सका? पुरुषोत्तम ने दांत पीसे। फिर गुस्से में बोला, तुम बकवास कर रहे हो। वो तो बस मार्शल संत रियल्म की शुरुआत में है। वो तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? मार्तंड ने गहरी आवाज में कहा, मैं सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सका। मैंने पहले ही कहा था कि शिवम कोई साधारण मार्शल संत नहीं है। हाँ, पुरुषोत्तम इतना गुस्सा हुआ कि हंस पड़ा। तुम्हारे हिसाब से अगर वो मार्शल संत के मिडिल स्टेज में कदम रख ले तो क्या मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा? और अगर वो एडवांस्ड स्टेज में चला जाए तो क्या वो लेवल क्रॉस करके किसी दिव्यमंडल को मार सकता है? पुरुषोत्तम ने गुस्से में कहा। मार्तंड ने सिर उठाया और पुरुषोत्तम की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, सच कहूं तो शायद तुम अभी उसका मुकाबला न कर सको। अगर वो मार्शल संत के मिडिल स्टेज में कदम रख ले तो शायद वो स्थिर खड़ा हो सकता है। बकवास! पुरुषोत्तम ने सामने की मेज उलट दी। उसने मार्तंड की ओर इशारा किया और कहा, तुम दूसरों की तारीफ क्यों कर रहे हो और अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? मैं बस अंकल चेन के सामने सच बोल रहा हूँ। मार्तंड का चेहरा नहीं बदला। पुरुषोत्तम ने मार्तंड की ओर इशारा किया और कहा, मान लो तुम सच कह रहे हो तो सोल बेल का क्या? तुम सोल बेल से उसे 100 बार मार सकते थे। मेरे पास लोग कम थे। सोल बेल की ताकत बहुत कमजोर थी। मार्तंड हकलाया। पुरुषोत्तम ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, मार्तंड, तुम झूठ बोलने में अभी भी उतने ही खराब हो। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? मार्तंड चुप रहा और सिर्फ सिर झुका लिया। छोड़ो, मैं तुमसे और बकवास नहीं करना चाहता। सोल बेल कहाँ है? पुरुषोत्तम ने उदास चेहरे के साथ कहा। मार्तंड का चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, सोल बेल छीन लिया गया क्या? पहले से गुस्से में भरा पुरुषोत्तम अचानक और भड़क गया। उसने मार्तंड को घूरते हुए दांत पीस कर कहा, तुम्हें शिवम ने पकड़ लिया और तुमने सोल बेल भी गंवा दिया। क्या तुम्हें पता है कि वो सोल बेल दूसरी गुप्त रियल्म के लिए क्या मायने रखता है? मार्तंड ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन सोल बेल को हॉन्ग यी सेक्ट के लोगों ने चुरा लिया। ये कहकर मार्तंड ने पुरुषोत्तम को सारी बात बताई। पुरुषोत्तम ने सुनने के बाद लंबे वक्त तक कुछ नहीं कहा। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। मार्तंड खड़ा हुआ और अपने सीने पर थप्पड़ मारा। लेकिन एक प्रकाश की चमक ने मार्तंड की हथेली को रोक दिया। पुरुषोत्तम ने ठंडे लहजे में कहा, बस करो। अगर गंवा दिया तो गंवा दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम पहले से घायल हो। अब खुद को और नष्ट मत करो। जाओ, आराम करो। इससे मार्तंड को और भी गिल्ट महसूस हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस नुकसान की भरपाई करूंगा। ये कहकर मार्तंड मुड़ा और चला गया। दूसरी तरफ शिवम धीरे धीरे कल्टिवेटिंग कर रहा था और दूसरी गुप्त रियल्म की खबर का इंतजार कर रहा था। मार्शल संत बनने के बाद उसका हर कदम बहुत सारे संसाधनों की मांग करता था। हालांकि शिवम के पास सृजन शक्ति, जड़ी बूटियां और दूसरी चीजें थीं, लेकिन ये सब बूंद के बराबर थे। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। शिवम के पास का सारा स्टॉक भी खत्म हो गया। वो खड़ा हुआ और गुप्त कमरे से बाहर निकला, सीधे मेन हॉल की ओर गया। क्या हुआ? कोई खबर? शिवम ने दीपांकर की ओर देखा। दीपांकर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। शिवम ने थोड़ी रगड़ते हुए बुदबुदाया, मार्तंड ने अपनी सोल बेल भी गंवा दी। फिर भी पुरुषोत्तम को कुछ शक नहीं हुआ। दीपांकर चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। वो अब इन मामलों में दखल नहीं दे सकता था। अगर शिवम ने पुरानी दोस्ती के चलते उसे पोजीशन न दी होती तो शायद उसे हेवन गेट में शामिल होने की क्वालिफिकेशन भी न मिलती। अगर तुम उनके बीच फूट डालना चाहते हो तो शायद इतना आसान नहीं होगा। तभी रिहान बाहर से अंदर आया। शिवम ने हल्की सी आह भरी, हाँ, सही बात है। मार्तंड इतना वफादार है पुरुषोत्तम के लिए, तो जाहिर है पुरुषोत्तम भी मार्तंड को बहुत मानता होगा। छोड़ दो। रिहान ने हाथ हिलाया और कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो अपनी टीम को मजबूत करो और हमला करो। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, ये दोनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। भरोसा भी एक हद तक होता है, खासकर जब मार्तंड को मैंने पकड़ा था। शिवम के मुंह पर ठंडी मुस्कान थी। मार्तंड, मुझे हर हाल में चाहिए, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। ये देखकर रिहान ने और कुछ नहीं कहा। फिर शिवम खड़ा हुआ और रिहान की ओर देखकर बोला, सीनियर रिहान, मैं हेवन गेट की सारी पावर तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तुम डिसिपल्स के चीफ बनोगे। ये सुनकर रिहान ने भौहें सिकोड़ ली और पूछा, क्यों? शिवम ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी जानते हो कि मेरा दिमाग यहाँ नहीं है और मैं देर सवेर इस जगह को छोड़ दूंगा। अगर उसे मोनिका को ढूंढना है तो उसे ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हारा रुतबा ऊंचा है और तुम मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान हो, इसलिए तुम्हें चीफ बनाना सबसे सही है, शिवम ने कहा।
शिवम की बात सुनकर रेहान चुप हो गया। प्लीज सीनियर रेहान। शिवम खड़ा हुआ और जोर से झुका। ये देखकर रेहान ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं मान जाता हूँ। थैंक यू। शिवम ने राहत की सांस ली। शिवम के लिए सेक्ट को मैनेज करने में ज़्यादा वक्त बिताना मुमकिन नहीं था। उसके लिए सबसे जरूरी था अपनी ताकत बढ़ाना और दिव्यमंडल में कदम रखना। वो बड़ा संसार देखना चाहता था और उस शख्स से मिलना चाहता था जिसे वो अपने सपनों में मिस करता था। सीनियर रेहान, तैयारी कर लो। हम एक हफ्ते में दूसरी गुप्त रियल्म पर हमला करेंगे, शिवम ने खड़े होकर कहा। इतनी जल्दी? रेहान और भी हैरान हुआ। तुम जानते हो कि तुम्हारी मौजूदा ताकत से दूसरी गुप्त रियल्म पर हमला करना नामुमकिन है, और मुझे पता है, शिवम ने रेहान की बात काट दी। लेकिन मेरा मकसद दूसरी गुप्त रियल्म पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि मार्तन से मिलना है। क्या मतलब? रेहान ने पूछा। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मार्तन की चोटों का इलाज मैंने किया था। यानी उसके शरीर की चोटें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। इस बार जब हम दूसरी गुप्त रियल्म पर हमला करेंगे, मार्तन जरूर आएगा। उस वक्त मैं उसके लिए एक गोली लाऊंगा। चाहे वो इसे ले या न ले, इससे पुरुषोत्तम को शक जरूर होगा। ये कहकर शिवम ने रुककर कहा, इस एक हफ्ते में मैं 2 हेल्पर्स को बुलाऊंगा। एक है डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन की पवेलियन मास्टर और दूसरा है डेमन सिटी का सिटी लॉर्ड इमॉर्टल क्रेन। डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन का फार्मासिस्ट पीछे से सपोर्ट दे सकता था, और डेमन सिटी का इमॉर्टल क्रेन एक बहुत ताकतवर फोर्स को कंट्रोल करता था। उनकी मदद से दूसरी गुप्त रियल्म को लेना सिर्फ वक्त की बात थी। मैं अभी यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। अगर कुछ हो तो दीपांकर और बाकियों से डिस्कस कर लेना, शिवम ने कहा। निर्देश देने के बाद शिवम उसी दिन रवाना हो गया। डिवाइन एल्केमिस्ट पवेलियन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। पवेलियन मास्टर जरूर शिवम की मदद करेगा, इसलिए वो सबसे पहले डेमन सिटी गया। डेमन सिटी इंडिया से बहुत दूर थी, एक निर्जन जमीन पर। शिवम ने कई बार राइड बदली और 3 दिन में उस रेगिस्तान में पहुंचा। ये रेगिस्तान इतना विशाल था कि नज़र की हद तक फैला था। खुशकिस्मती से शिवम के मार्शल संत बनने के बाद उसकी डिवाइन सेंस कई गुना ताकतवर हो गई थी। एक पल में उसने आधे रेगिस्तान को कवर कर लिया। जल्दी ही उसने डेमन सिटी की लोकेशन पकड़ ली। डेमन सिटी ने फॉर्मेशन सेट किया है। शिवम हैरान हुआ कि उसकी डिवाइन सेंस के बावजूद उसे सिर्फ जीवन के हल्के निशान ही मिले। अगर कोई साधारण मार्शल संत आता तो शायद उसे डेमन सिटी मिलती ही नहीं। शिवम ने ज़्यादा नहीं सोचा। आखिर इमॉर्टल क्रेन को डिस्टर्ब पसंद नहीं था। वो तुरंत उस डिवाइन सेंस के निशान को फॉलो करते हुए डेमन सिटी की ओर बढ़ा। डेमन सिटी एक शुद्ध भूमि की तरह थी। वो एक उजाड़ जगह पर खड़ी थी, फिर भी बहुत समृद्ध थी। शिवम पैदल डेमन सिटी की ओर बढ़ा। आसपास का माहौल उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। जब वो डेमन सिटी पहुंचा तो उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। शिवम डेमन सिटी के गेट पर खड़ा हुआ और देखा कि गेट पूरी तरह बंद था। ये पिछले बार से बिल्कुल अलग था। इससे शिवम को कुछ गड़बड़ लगी। गेट बंद था और फॉर्मेशन सेट था। क्या डेमन सिटी में कुछ हुआ था? शिवम ने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद गेट धीरे धीरे खुला। 2 लोग अंदर से बाहर आए। उन्होंने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे लहजे में कहा, किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी? शिवम ने जल्दी से समझाया, मैं इमॉर्टल क्रेन का दोस्त हूँ। प्लीज़ उसे बता दो कि शिवम उससे मिलने आया है। दोस्त? लॉर्ड इमॉर्टल क्रेन का इंसानी दोस्त कैसे हो सकता है? दोनों चिल्लाए। शिवम ने बेबसी से समझाया, मैं सचमुच उसका दोस्त हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो उससे पूछ लो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर शक था। तू यहीं रुककर इसे देख, मैं लॉर्ड इमॉर्टल क्रेन को खबर करता हूँ, एक ने कहा। ये कहकर वो मुड़ा और डेमन सिटी की गहराई में चला गया। शिवम ने दूसरे डेमन बीस्ट की ओर देखा जो सिटी की रखवाली कर रहा था, और मुस्कुराकर कहा, भाई, डेमन सिटी का गेट इतना टाइटली बंद क्यों है? क्या? बैंग! शिवम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गेट जोर से बंद हो गया। फक! शिवम ने मन ही मन गाली दी। एक सम्मानित मार्शल संत को ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही थी। लगता था कि डेमन सिटी का इंसानों के प्रति नफरत वाकई मशहूर थी। कुछ मिनट बाद गेट फिर खुला। अंकल नियू दरवाजे पर खड़ा था। अंकल नियू! शिवम जल्दी से आगे बढ़ा और अभिवादन किया। अंकल नियू जोर से हंसा और बोला, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? शिवम ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे तुम सबकी याद आई, बस देखने आ गया। हा, वो घोस्ट हेड कैंपर वाला लड़का कहाँ है? अंकल नियू ने पूछा। शिवम ने सिर खुजलाया और कहा, वो नहीं आया। ठीक है, चलते चलते बात करते हैं। लॉर्ड इमॉर्टल क्रेन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अंकल नियू ने हंसते हुए कहा। ओके।
शिवम अंकल न्यू के पीछे पीछे डायमंड सिटी में दाखिल हुआ। रास्ते में शिवम ने चिंता से कहा, अंकल न्यू, डायमंड सिटी के गेट टाइटली बंद हैं और फॉर्मेशन सेट है। क्या कुछ हुआ है? अंकल न्यू ने हाथ हिलाया और कहा, नहीं, बस पिछली बार जब तुम बिना इजाजत घुस आए थे तब से हम ज्यादा सावधान हो गए हैं। ओह, समझा। शिवम ने राहत की सांस ली। जल्दी ही दोनों उस गुफा स्वर्ग के पास पहुंचे जहां इमॉर्टल क्रेन रहता था। तुम पहले अंदर जाओ, मैं कुछ खाना तैयार करता हूं तुम्हारा स्वागत करने के लिए, अंकल न्यू ने कहा। शिवम ने हाथ जोड़कर कहा, थैंक्स अंकल न्यू। गुफा स्वर्ग में कदम रखते ही जल्दी ही इमॉर्टल क्रेन जेड बेड पर लेटा दिखा। उसके लंबे बाल और गोरी त्वचा थी। उसकी पतली उंगलियों में जेड पॉड था जिससे वो किसी परी जैसा लग रहा था। इमॉर्टल क्रेन। शिवम ने उसकी ओर हाथ हिलाया और तेजी से पास गया। इमॉर्टल क्रेन धीरे से खड़ा हुआ। उसने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से कहा, तुम मार्शल संत बन गए। लक से ब्रेक थ्रू हो गया, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। इमॉर्टल क्रेन ने अपनी हथेली बढ़ाई और एक ज्वेल्ड नेक्टर का जग अचानक प्रकट हुआ। शिवम ने जग लिया और एक घूंट पिया, फिर बोला, यहाँ तुम्हें ढूंढना वाकई मुश्किल है। इमॉर्टल क्रेन ने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने कमर सीधी की और कहा, तुम मुझसे मिलने आए हो, जरूर कुछ बात होगी। शिवम का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस तुम्हारी याद आई थी, इसलिए देखने आ गया। ओह, सच में? तो फिर तुम कुछ दिन रुक जाओ, हम खाएंगे, पेंगे और मजे करेंगे। इसके अलावा कुछ मत बोलना, इमॉर्टल क्रेन ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर शिवम तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से बात बदली और कहा, सच बताऊं, मैं वाकई कुछ काम से आया हूं। इमॉर्टल क्रेन ने हल्का सा हंसा। वो नंगे पांव खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला, बता, क्या काम है? शिवम थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कुछ मदद करो। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ लोगों को लीड करो और दूसरी गुप्त रियल्म पर हमला करो। ये सुनकर इमॉर्टल क्रेन ने हल्का सा हंसा। क्या तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगा? इमॉर्टल क्रेन ने भौहें उठाईं और अपनी लंबी संकीर्ण आंखों से शिवम को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी शरारत और मजाक था। शिवम ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है तुम्हें मानना मुश्किल है, तो फिर मत बोलो। क्रेन ने हाथ हिलाकर शिवम की बात काट दी। मेरे पास नेक्टर, जेड ड्यू और गोल्डन फाइन जेड साशिमी है। यहाँ रुककर जिंदगी भर मजे करने में क्या बुराई है? तुम दुनिया में क्यों जाना चाहते हो और उस बेवजह के झगड़े में पड़ना चाहते हो? शिवम ने जल्दी से कहा, मेरे लिए ये बेवजह का झगड़ा नहीं है। दूसरी गुप्त रियल्म ने मुझे बुली किया, मेरी बेइज्जती की और मेरी औरत को किडनैप किया। अगर मैं इसे खत्म नहीं करूंगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे लिए ये बेवजह है, इमॉर्टल क्रेन ने उदासीनता से कहा। शिवम तुरंत चुप हो गया। हाँ, सही बात थी। इमॉर्टल क्रेन को दुनिया में जाना ही पसंद नहीं था। उसके लिए दूसरी गुप्त रियल्म में जाना थोड़ा सेल्फिश था। ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। चलो, कुछ दिन पीते हैं और पुरानी नई बातें करते हैं। शिवम ने हाथ हिलाया। ओह, इमॉर्टल क्रेन ने फिर से भौहें उठाईं। उसकी आत्मा को हिला देने वाली नज़र शिवम को घूर रही थी, जिससे शिवम को बहुत अजीब लग रहा था। क्या तुम परवर्त हो? आखिरकार शिवम बर्दाश्त नहीं कर सका। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर अपना राय ज़रूर दें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आप स्टोरी के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। हम पर्सनली आपके सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं और स्टोरी के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। फीडबैक दें कि स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, दोनों तरह की फीडबैक दें ताकि हम आगे और भी शानदार एपिसोड बना सके इसी तरह।